उफ यावर जी, अब उठा भी लें कॉल। कॉल बेल के मुसलसल बजने के बावजूद अभी तक कॉल वसूलने की संध हासिल करने में नाकाम रही थी। सबीहा बेकरारी से कॉल मुनक़ता करके एक बार फिर से यावर बख्त का नंबर डायल करने लगी, मगर नतीजा इस बार भी बेसूद रहा। सबीहा का इज़्तिराब बढ़ता चला गया। नंबर डायल करने की रफ्तार में भी तेजी आती चली गई। यावर जी, कहाँ चले गए हैं आप? या अल्लाह, सब खैर हो यावर की तरफ। वो CLI की स्क्रीन पर जगमगाते नंबरों को परेशानी के आलम में देखते हुए बुरबुराई। यावर बख्त से बात हुए आज दूसरा दिन था। सितम ये कि कुछ देर कबल ही उन्होंने यावर बख्त के हवाले से नहायत भयानक ख्वाब देखा था। तब से उन्हें हौल उठने लगे थे। जब तक यावर बख्त से बात ना हो जाती, उनकी बेचैन दिल को करार नहीं मिलने वाला था। वो यकबारगी के आलम में एक बार फिर नंबर मिलाने लगी। अब की बार नंबर बद हो जाने लगा था। उनका दिल धक से रह गया। तरह तरह के हौल दिल में उठने लगे। उन्होंने बारहा दीवानगी के आलम में यावर बख्त का नंबर मिलाया, मगर नंबर बंद जा रहा था। सबीहा परेशानी से टहलने लगी। यकदम फोन बज उठा। वो बेताब सी फोन की जानिब भरी। बिना नंबर देखे उन्होंने यकबारगी के आलम में रिसीवर उठाया। हेलो यावर जी, वो बेकरारी से कह उठी। सबीहा, खैरियत तो है? इतनी परेशान क्यों हो? माउथ पीस से बारोब मर्दाना आवाज उभरी। सबीहा का पुरजोश अंदाज ठंडा पड़ गया। बाबा जान, सब खैरियत है, आप कैसे हैं? वो थके थके से लहजे में बोली। मैं ठीक हूँ सबीहा, मगर तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। यावर तो खैरियत से है ना? मुर्तजा शफीक ने मुतफक्कर लहजे में इस्तफसार किया। ना जाने क्यों बाबा जान, दिल परेशान है। यावर से भी पिछले 2 दिनों से बात नहीं हुई, और अभी मैंने ख्वाब भी पूरा देख लिया। बस इसी वजह से घबराहट सी हो रही है। सबीहा उन्हें तफसील से सारी बात बताने लगी। तुम्हारे शोहर को अब आवारगी का मजा लग गया है सबीहा। मैंने पहले भी कहा था कि तुमने उसके पर कुतरने में देर कर दी है। मुर्तजा शफीक के लहजे में खुफगी के रंग नुमाया थे। अब तो कुतर दिए ना। पर बाबा जान, वैसे भी यावर में अब काफी तब्दीली आ चुकी है। मेरे बगैर जीने का अब वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सबीहा यावर बख्त की यादों में खोई खोई सी मुस्कुराते हुए कहने लगी। खुदा करे ऐसा ही हो। मेरा तो रोम रोम तुम्हारे लिए दुआ गो है सबीहा, मगर यावर की उस एक गलत हरकत ने मेरा दिल सख्त बुरा कर डाला है। मैं उससे बहुत मायूस हुआ हूँ। मुर्तजा शफीक हनूज खफा थे। सबीहा उन्हें जान से भी बढ़कर अजीज थी। मिनटों दुआओं से मांगा था उन्होंने। उनकी आंखों में आया एक आंसू मुर्तजा शफीक की नींदें उड़ा डालता था। ये तो सबीहा ने यावर बख्त की बेवफाई वाला मामला उनसे छुपा रखा था। वो अकेले ही सब कुछ सहती रहती थी। यावर बख्त की आंखें खुलने के बाद ये सारा मामला उन्होंने मुर्तजा शफीक के गोश गुजार कर डाला था। तब से मुर्तजा शफीक का दिल यावर बख्त से उठ सा गया था। उनका बस चलता तो वो यावर बख्त को खूब सबक सिखाते, मगर इस ख्वाहिश के बीच सबीहा दीवार बनकर आन खड़ी हुई थी। मगर जब भी उनसे बात होती, वो यावर बख्त पर अपना गुस्सा निकालना ना भूलते। सबीहा उस पल भी उनके दिल से यावर बख्त के लिए पिनपती हुई बदगुमानी को दूर करने के जतन में कोशां थी। अब मायूसी की बातें छोड़ें, यावर से दिल ना खराब करें। आप यकीन रखिए, वो शख्स मुझसे अब दूर नहीं रह सकता। इस बार आपकी बेटी ने आपके दामाद को मोहब्बत की बेहद मजबूत डोर से बांधा है। मुर्तजा शफीक बेटी की बात पर बेइख्तियार हंस पड़े। सबीहा की मुतरन्नम हंसी मुर्तजा शफीक की गूंजदार हंसी में घुलती चली गई। खुदा करे ऐसा ही हो। मुर्तजा शफीक ने दिल से दुआ की थी। मुबारक हो यावर बख्त, बिला आखिर तुम एक जायज रिश्ते में बंध गए। मुझे खुशी हुई है कि ताखीर से ही सही, मगर तुमने अपने लिए एक बेहतर फैसला कर लिया। निकाह के बाद यावर बख्त अजीज से गुफ्तगू में मगन थे। अजीज उनके उस फैसले पर उन्हें सराहते हुए बोले। अजीज, मुझे लगता है कि बहुत तवील अरसे तक एक शराब में भटकने के बाद मुझे मंजिल बिला आखिर मिल ही गई। सच कहूँ तो मेरा दिल ज़मीर बेहद मुत्तमिन और पुरसकून है। यावर बख्त खुलकर एतराफ करने लगे। मुझे तो सबसे ज्यादा इस बात की खुशी है कि तुम साहिबे औलाद भी बनने जा रहे हो। औलाद के लिए मुझे तुम्हारी तरफ याद आ रही है, और वो फैसला भी जो तुमने सबीहा भाभी की इंतहाई जज्बाती बातों के जेर असर कर डाला था, किसी यतीम लावारिस बच्चे को गोद लेने का।
कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे थे तुम यावर बख्त। अपनी औलाद के वजूद को धुतकार कर किसी गैर की औलाद को अपना नाम देना, इससे बड़ा गलत फैसला और क्या हो सकता है भला। अजीज यासिया से नफरी में सर हिलाते कहे जा रहे थे, जबकि यावर बख्त के तस्वुर में सबीहा की हमराही में बताए गए वीनस की आबी गलियों से वाबस्ता लम्हात घूमने लगे। उनके चेहरे पर कुर्ब फैलने लगा। सबीहा उसकी मोहब्बत, उसके वादे, उसके संग बिताया हर एक लम्हा, उस मोहब्बत की देवी का अजीम तरीन धोखा एक अजियतनाक याद बनकर उनके दिल को छिलनी करने लगा। मत याद दिलाओ मुझे उस संग दिल औरत की यादें। मैंने जिंदगी में पहली बार धोखा खाया है अजीज, वो भी उस औरत से जिसे मैं खुद से भर कर चाहता था। उसके बारे में सोचूं तो अब भी यकीन नहीं आता मुझे कि सबीहा मेरी जिंदगी के सफर में बाहैसियत एक दिल फरेब धोखा शामिल रही। यावर बख्त गुस्से में पेचो ताप खाते हुए बोले, यावर हौसला रखो, कभी कभी ऐसा होता है कि दुनिया जिसे हरा नहीं पाती वो अपनी महरूमी से हार जाता है। देखा जाएगा तो सबीहा भाभी एक तवील अरसे से एक खसारा झील रही थी। सितम ये कि तुम्हें हारने का खौफ उनके दिल में फन फैलाए बैठा था। जिंदगी उनके लिए एक जुए से कम न रही थी। ऐसे में सच झूठ जायज नाजायज उन्होंने ये सब कुछ खुद पर हलाल कर डाला। अच्छा तो उनके साथ भी ना हुआ। यावर बख्त मेरी मानो तो माफ कर दो भाभी को, उन्हें रसानिया से अजीज समझाते हुए बोले। मुमकिन नहीं अजीज, इतनी आसानी से माफी मिलना मुमकिन नहीं। मैं सबीहा को उसके किए की सूद समेत सजा दूंगा। वो खुद ब खुद मोहब्बत की अजीम देवी समझती है खुद को। उसका ये जुल्म मैं तोड़ डालूंगा, उसे उसकी औकात यार दिला डालूंगा। अजीज, उसे भी तो पता चले कि यावर बख्त को धोखा देने वाले का अंजाम क्या होता है। यावर बख्त ने कटीले लहजे में अपना फैसला सुनाया। अगर सबीहा उस पल उनके सामने मौजूद होती तो उनके पथरीले लफ्जों से अब तक संसार हो चुकी होती। कबल इसके कि अजीज कुछ कहते फोन की घंटी बज उठी। अजीज ने चौंक कर टेलीफोन की कॉलर आइडेंटिटी पर नंबर देखा। ये नंबर कराची का है, कहीं सबीहा भाभी। अजीज ने चौंकते हुए बात अधूरी छोड़कर यावर बख्त को देखा। अजीज की बात पर उन्होंने भी चौंक कर नंबर देखा। लम्हे भर में वो अपने घर का नंबर पहचान चुके थे। नफरत की शदीद लहर उनके लहजे में उमड़ आई। बजने दो फोन को, मत उठाना अजीज, तड़पने दो इसे, तरसने दो इस बेदर्द को। अजीज नफरत के इस इजहार पर खामोशी से उन्हें देख कर रह गए। यावर बख्त का चेहरा, लहजा, उनके अल्फाज चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि वो शख्स अंदर ही अंदर सबीहा के झूठ, उनके धोखे पर टूट कर रह गया था। सबीहा का दिया गया दर्द उन्हें अंदर ही अंदर कुरला रहा था। फोन की बेल बदस्तूर बजती रही। यावर बख्त लब बिंचे बैठे रहे। उनका स्पॉट चेहरा कई कुर्ब सह रहा था। अजीज उन्हें खामोश निगाहों से देखते चले गए। टेलीफोन की घंटी बजते बजते अचानक रुकी थी, यूं जैसे किसी ने मुसलसल फरियाद करती घंटियों की दाद रसी की ठान ली थी। यावर और अजीज ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। यावर, यकीनन किसी ने रिसीवर उठाया है, अजीज ने अपना खदशा बयान किया। अगले ही पल यावर बख्त ने सरायत से टेलीफोन से जुड़ा तार खींचकर राब्ता मुनक़ता कर डाला। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, वो एक गहरी सांस लेते हुए थकन ज़दा लहजे में गोया हुए। मुझे डर है कि ये रिसीवर कहीं सज्जल ने ना उठाया हो, क्योंकि हमारे कमरे में मौजूद फोन सेट का रिसीवर सोते वक्त बेगम क्रैडल से उठाकर रख देती हैं। रिसीवर अगर किसी ने उठाया है तो वो यकीनन सज्जल है। अजीज ने सोचते हुए अपने शक का इजहार किया। सही कह रहे हो, यकीनन ऐसा ही होगा, क्योंकि टेलीफोन सेट मेरे कमरे में भी मौजूद है और सज्जल फितरतन बेझिझक वाक़या हुई है। गैर की किसी चीज को बरतने में इस्तेमाल करने में उसकी झिझक आरे नहीं आती। यावर बख्त भी पुरसोच अंदाज में अजीज की बात से मुत्तफिक हुए। तुम्हें अब सज्जल के पास जाना चाहिए यावर, जब रिश्ते को नाम दे चुके हो तो अब गुरेज कैसा, सज्जल वैसे भी तुम्हारी राह तकती होगी, तुम्हें अब कमरे में जाना चाहिए, अजीज ने उन्हें समझाते हुए कहा। ठीक कह रहे हो यार तुम, वैसे भी अब मैं भागते भागते थक चुका हूँ, कुछ पुरसुकून लम्हा तो अब हक बनता है मेरा। वैसे भी आने वाले दिन मेरे लिए खटन और दुश्वार साबित होंगे। यावर बख्त अपनी जगह से उठते हुए बोले। उनकी बात पर अजीज ने
ठठक कर दरियाफ्त किया। आने वाले दिन खटन और दुश्वार क्यों साबित होने वाले हैं तुम्हारे लिए यावर बख्त? तुम्हें क्या लगता है अजीज, जो कुछ मैं उसके साथ करने वाला हूँ इससे मुझे सुकून मिलेगा? एक आग है जो मुझे अंदर ही अंदर राख कर रही है। सिर्फ वो आग बुझेगी अजीज, वजूद का जितना हिस्सा राख हो चुका वो मंदमिल नहीं होने वाला। सबीहा की रफाकत में एक तवील अरसा गुजरा है, शदीद मोहब्बत की है मैंने उससे। वो तड़पेगी तो मैं भी तड़पूंगा, उसे तकलीफ देकर मैं राहत में नहीं रहूंगा अजीज। यावर बख्त इतना कहकर वहां से चले गए। बहुत जालिम है ये इश्क भी, अपनी नगरी के मुसाफिरों को बेअमान रखता है। अजीज ने निगाहों से दूर होते यावर बख्त की पुश्त को देखते हुए आजुर्दगी से खुद गुलामी की। अपने दोस्त का दर्द उन्हें अपने दिल में उठता महसूस हुआ था। हेलो, सज्जल पुरएतमाद अंदाज में कॉलर से मुखातिब हुई, मगर लाइन डेड हो चुकी थी। वो हैरत से रिसीवर को कान से हटाकर देखने लगी। रिसीवर वापस क्रैडल पर रखकर वो कुछ देर तक तो दोबारा कॉल आने की मुंतजिर रही। फिर उसका ध्यान आईने की सतह पर अपने झिलमिलाते हुए दिलकश अक्स पर मरकूज हो गया। दीदा जेब हार सिंगार से मुज़य्यन उसका होशरबा रूप मलकूती हुस्न इख्तियार कर गया था। यावर जी, मेरे सादा रूप पर आप अपना ईमान हार गए थे। आज मुझे इस रूप में देखकर अपना आप ना हार जाएं। वो अपने हुस्न पर नाजा दिल ही दिल में यावर बख्त से हम कलाम हुई। दफ्तर दरवाजे पर आहट हुई। उसने चौंक कर दरवाजे पर निगाह की और झट से घूंघट रुख पर डाल लिया। दरवाजा धीरे से खुला था। सज्जल ने धड़कते दिल के साथ घूंघट की गुलाबी आड़ से यावर बख्त को देखा। सफेद कुर्ता पैजामे में मलबूस यावर बख्त का वजीहा सरापा बेहद पुरकशिश लग रहा था। सज्जल कुछ सानिये तक बिना पलकें झपके यावर बख्त को देखे चली गई। यावर बख्त छोटे छोटे कदम उठाते हुए बिस्तर की जानिब भरने लगे। उनके कदमों की आहट सज्जल को अपने दिल पर पड़ती महसूस हुई। उसका नाजुक वजूद मजीद सिमट गया। यावर बख्त होले से उसके रूबरू आ बैठे, उसके नाजुक से वजूद को बगौर देखा और फिर नरमी से उसे पुकारते हुए कहने लगे, सज्जल, जिंदगी ने पहली बार मुझे बाप बनने की खुशी से लुत्फ अंदोज होने का मौका दिया, मगर मेरी बदकिस्मती देखो, ऐसे हालातों वाकयात में गिरा रहा, इस दरीना ख्वाब की तकमील को शराब समझता रहा। यावर जी, अब तो यकीन आ चुका ना आपको, आपके दरीना ख्वाब शराब नहीं। सज्जल ने घूंघट की आड़ से एक निगाह यावर पर डाली और मासूमियत से इस्तफसार किया, नहीं, अब कोई शक नहीं, अब बस यकीन ही यकीन है। तुम्हारे नाजुक से वजूद में मेरी जिंदगी सांस ले रही है। उन्होंने उसके मासूमाना अंदाज पर मुस्कुराते हुए प्यार भरे अंदाज में कहा और मुस्कुराते हुए सज्जल के रुख से घूंघट उल्टा दिया। यावर बख्त की आंखें चुंदिया कर रह गई। इस हुस्न की झलक ही ऐसी पुरजोर थी, वो ताप ना ला सके। तुम हसीन थी सज्जल, मगर इस कदर हसीन ये मैंने ख्वाब में भी ना सोचा था। यावर बख्त सज्जल के हुस्न के कसीदे पढ़ने में मसरूफ हो गए। सज्जल शर्मा कर मुस्काई थी। यावर बख्त ने उसका हाथ नरमी से थाम लिया। ये मेरा ख्वाब था यावर जी कि आप मेरा नसीब बन जाएं। मैंने आपसे बेइंतहा मोहब्बत की है यावर जी, सज्जल भीगे लहजे में बोली। उसके नैन कटोरों से छलकता पानी यावर बख्त को बेताब कर गया। वो बेकरार से उसकी आंखों से झरने वाले मोतियों को लड़ी को अपने पोरों में समेटते हुए कहने लगे, ये तुम्हारी बेरिया मोहब्बत का समर है सज्जल कि आज मैं तुम्हारे नसीब में लिख दिया गया हूँ, और ये मेरी बरसों की दुआएं हैं जो तुम आज मुझे मिली हो। वो उसके हाथों में प्यार भरा बोसा सब्त करते हुए चाहत की चाशनी से घुले लहजे में कहने लगे, मेरी मोहब्बत की सदाकत तो साबित हो गई यावर जी, आपकी चाहते क्या जिंदगी भर मेरा साथ देंगी? सज्जल की ला यानी घुनेरी पलकों के जेरे तले ख्वाबिदा निगाहें यावर बख्त के चेहरे पर तनी हुई थी। तुम्हारा साथ देना तो मेरी जिंदगी का मकसद ठहरा सज्जल, मगर मेरे जीवन का रास्ता आसान नहीं। खुशगवार हालात में तो हर कोई साथ निभा जाता है, मगर दुश्वार लम्हात में साथ निभाना हर एक के बस की बात नहीं। मैं तुम्हें बावर करा दूं सज्जल कि आने वाले दिन मेरे साथ तुम्हारे लिए भी आजमाइशों से भरपूर होंगे। तुम्हें मेरे साथ साबित कदमी से रहना होगा। तुम पछताओगी तो नहीं मुझसे शादी के फैसले पर?
यावर बख्त के उन सादा जुमलों में मुस्तकबिल के कई इरादे पिन्हा थे। वो सज्जल से वफादारी की जमानत चाहते थे, वादे उईद के शिद्दत से ख्वाह थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखें सज्जल से इन वादों के मुतालिक सवाल कर रही थी। मैं हर हाल में आपके साथ रहूंगी यावर जी, आपका साथ ही अब मेरी जिंदगी का मकसद है। सज्जल उनके हाथों को अपनी खूबसूरत आंखों से लगाकर अहद कर रही थी। और अहदो पैमान तो हर कोई कर लेता है, मगर इन अहदो पैमान पर खड़ा उतरना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ये अहदो पैमान भी दरअसल हालात वाक़ियात से मशरूत होते हैं। उनके भी कुछ असूलो ज़वाबित और शराइत होते हैं। जो लोग दिल के हाथों मजबूर होकर वादे वईद की इन अनदेखी डोर में बंध जाते हैं, उनकी अक्ल सलीम उसी वक्त एक्टिव हो जाती है। किन हालातों वाक़ियात में इन अनदेखी डोरों को तोड़ देना है। ज़हन इन अहदो पैमान से मुकरने के कई जवाब हाफ़ज़े में महफूज कर डालता है। मैं जिंदगी के आखिरी सांस तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा सज्जल, भले कुछ भी हो जाए तुमसे बेवफाई कभी नहीं करूंगा। तुम्हारे और अपने आने वाले बच्चे की हिफाजत यावर बख्त अपनी जान पर खेल कर भी करेगा। यावर बख्त ने सज्जल को अपनी बाहों में भरते हुए वादा किया। सज्जल उनकी बाहों के हसार में सिमटती चली गई। भीगी भीगी रात के हसीन पल पैरों में घुंघरू बांधकर होले होले सिरकने लगे। दिल नशीन सातों की शादाबी यावर और सज्जल की नोखेज मोहब्बत को निखार बख्शती चली गई। स्याही रफ्ता रफ्ता शहर की सफेदी में घुलती चली गई और फिर दिन का उजाला फैलता चला गया। सज्जल की ख्वाबिदा आंखें धीरे से नीम वाह हुई। कुछ पल लगे उसे बेदार होने में। उसने गर्दन मोड़कर यावर बख्त को देखा। वो गहरी नींद में गर्क थे। सज्जल के चेहरे पर दिलकश सी मुस्कुराहट खुल गई। उसने अपनी गुलाबी मखरूती उंगलियां यावर बख्त के घने बालों में फेरना शुरू कर दी। यावर बख्त ने नींद के झोंके में किस्मसाते हुए सज्जल के गिर्द बाहों का घेरा तंग कर डाला। सज्जल ने खिलखिलाते हुए उनके कान में सरगोशी की। यावर बख्त ने अध खुली आंखों से सज्जल के मुस्काते चेहरे को देखा और उसकी समातों में चाहत भरे लफ्जों की चाशनी घोलने लगे। अब छोड़ें भी यावर जी, सूरज सर पर आ गया है, जागने का इरादा नहीं है क्या? सज्जल ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी नहीं सज्जल, बहुत दिनों बाद ऐसी खूबसूरत नींद नसीब हुई है। इतनी जल्दी बेदार होकर इस नींद से दामन छुड़ाना नहीं चाहता। तुम जागना चाहती हो तो कोई जबरदस्ती नहीं। यावर बख्त ने उसे बाहों की कैद से आजाद करते हुए कहा। सज्जल इस बात में सर हिलाती बिस्तर से उठ गई। यावर बख्त एक बार फिर नींद की वादी में जा पहुंचे। सज्जल वार्डरोब से अपना नया लिबास निकाल कर गुसल खाने की जानिब बढ़ गई। मुर्तजा शफीक के दिल को मुतमिन करने के बावजूद सबीहा का दिल इस तरह का शिकार था। वो अपने वालिद से गुफ्तगू होने के बाद भी कई मर्तबा यावर बख्त को फोन लगा चुकी थी, मगर नंबर बंद जा रहा था। ऐसा पहले कभी ना हुआ था। यावर के सिलसिले में अजीज से कई मर्तबा होने वाली गुफ्तगू इसी नंबर के तवस्सुत से हुई थी। फिर न जाने क्यों अचानक नंबर बंद जाने लगा था। सबीहा ने वो सारी रात तरह तरह के खदशात से जंगो जदल करते हुए गुजारी थी। गालिबन जब किसी रिश्ते में एतबार का रंग एक बार मध्यम पड़ जाता है, तब यकीन के रंग को गहरा करने के लिए कई आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। सबीहा को अपना वजूद भी किसी आजमाइश का शिकार महसूस होता था। यकीनी बेयकीनी के बीच मसलसल झूलता हुआ अंदेशों ने इतना हलकाम रखा कि रात आंखों में कटी। सुबह सादिक की पहली किरण ने अंगराई ली और सबीहा पर मुसल्लत रुत जगे का अजाब खत्म हुआ। नींद जो सारी रात रूठी रही वो सबीहा पर मेहरबान हुई। दिन ढले जब आंख खुली तो असाब पर तारी थकन के असरात काफी हद तक जायल हो चुके थे। रात भर तरह तरह के लिए जन्म लेते खदशात भी दम तोड़ चुके थे। सबीहा को अपना आप बेदार होने के बाद काफी हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। नाश्ते के बाद उन्होंने एक बार फिर अजीज के घर कॉल मिलाई। इस बार कॉल वसूल कर ली गई थी। सबीहा ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। कॉल पर दूसरी जानिब बेगम अजीज थी। सबीहा उनसे अच्छी सलाम दुआ थी। खैर खैरियत के बाद उन्होंने फौरन यावर बख्त के हवाले से दरियाफ्त किया था। बेगम अजीज ने उनकी बेपनाह मसरूफियत का बताकर उन्हें मुत्तमिन कर दिया था। रात भर छाई शक्कू शुबहात की धुंध अब छट चुकी थी। वो मुत्तमिन सी अब मुर्तजा शफीक के घर जाने की तैयारी करने लगी। इस सिंगार मेज से सुर्खी का एक दिलकश शेड उठाया और लबों पर नहायत सलीके से लगाने लगी। उसकी भीगी जुल्फों से टपकती पानी की बूंदें उसके आसमानी रंग के लिबास को भिगो रही थी। मेकअप से फारिग होकर वो अपनी भीगी जुल्फों को सुलझाने लगी। उसकी निगाहें बदस्तूर आईने की सतह पर नजर आते गहरी नींद में सोए यावर
बख्त पर जमी हुई थी। उसके लबों से मुस्कुराहट मुसलसल चिपकी हुई थी। यावर जी, आप नहीं जानते कि आपको पाकर मुझे क्या हासिल हुआ है। मेरे मन की मुरादें पूरी हो गई। मुझे यकीन है आपका साथ मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा डालेगा। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए धीरे से हम कलाम हुई। यावर जी, जिंदगी का असल मजा तो अब आएगा। बहुत सताया आपने मुझे, अब आप मुझसे दूर नहीं जा पाएंगे। मेरी चाहतों की डोर में उलझे रहेंगे, ये मेरा दावा है यावर जी। वो सिंगार मेज से पलटकर धीरे धीरे बिस्तर की जानिब बढ़ती कहने लगी। दफ्तर बाहर से किसी गाड़ी की तेज हारन के बजने की आवाज ने चौंका दिया। सज्जल ने ठिठकते हुए कमरे से मुंसलिक बालकोनी की जानिब देखा। हारन एक बार फिर जोर से बजा था। सज्जल ने एक नजर नींद में मदहोश यावर बख्त को देखा और फिर कमरे का दरवाजा आहिस्तगी से खोलकर बालकनी में आ गई। उस कमरे की बालकनी बंगले के बैरूनी हिस्से में खुलती थी। बंगले के सामने से गुजरती अंदरूनी सड़क का मंजर बालकनी से वाज़िया तौर पर नजर आता था। सज्जल की निगाहें बेताबी से सड़क के चारों तरफ भटकने लगी। तभी एक कोने में उसे स्याह रंग की कार खड़ी नजर आई। सज्जल की निगाहें बेइख्तियार गाड़ी की नंबर प्लेट पर जा ठहरी। नंबर प्लेट के स्याह हरूफ पर निगाह दौड़ाते ही उसके लब बेइख्तियार मुस्कुरा उठे। गाड़ी की फ्रंट सीट से पैंट कोट में मलबूस एक नौजवान निकला था। उतरते ही उसने स्याह चश्मा नजर से हटाया और निगाहें बालकनी में खड़ी सज्जल पर जमा दी। सज्जल की निगाहों में शनासाई की रमक दौड़ गई। उसने बेइख्तियार हाथ हिलाया। नौजवान ने भी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। वो सड़क अबूर करता अब बंगले की जानिब बढ़ने लगा। बंगले के बैरूनी अहाते में पेड़ पौधे उगे हुए थे, जिन्हें आहनी जंगले से घेर कर महफूज कर रखा था। वो इन पेड़ पौधों की जानिब बढ़ने लगा। सज्जल उसके एक एक अमल को बगौर देख रही थी। नौजवान जेब से एक रुक्का निकालकर एक पौधे की टहनी में फंसाकर उसे इशारा करने लगा। सज्जल ने थोड़ा आगे होकर झांककर पौधे को देखा और इस बात में सर हिला दिया। नौजवान उसे अलविदाई इशारा करता अब वापस गाड़ी की जानिब बढ़ने लगा। चंद ही लम्हों में गाड़ी सज्जल की निगाहों से कोसों दूर होती चली गई। मुस्कुराते हुए वापस कमरे की जानिब पलट गई। कमरे में दाखिल होते ही वो बुरी तरह ठटकी। यावर बख्त ना जाने कब नींद से बेदार होकर बैकग्राउंड से पुश्त टकाए बैठे हुए थे। उसे बालकनी से अंदर दाखिल होता देखकर आंखें सुकेर कर पूछने लगे, तुम बालकनी में इस वक्त क्या कर रही थी? यावर बख्त के स्पॉट लहजे पर सज्जल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लफ्जों में बड़ा जहर सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, जो इंसान के एहसासात और जज्बात हत्ता की इज्जत नफ्स के लिए भी कातिल बनता चला जाता है। फारिया का कहा गया वो तमस्खराना जुमला शबनम के एहसासात और जज्बात को भी बुरी तरह मजरूह कर गया था। वो रात भर उस एक फिक्रे में अपनी हकीकत को तलाशती रही और हर बार उसकी हकीकत उसके मुंह पर तमाचा मारती गई। उठ जाओ शबनम बेटा, कॉलेज के लिए काफी देर हो चुकी है, वक्त निकला जा रहा है। अम्मा भी खिड़की के पर्दे हटाते हुए मुसलसल बोले जा रही थी। खिड़की से झांकती किरणें पल भर में इस छोटे से कमरे में फैलती चली गई, मगर शबनम बेसुध पड़ी रही। अम्मा भी ने पलटकर ठुस पड़ी शबनम को देखा और सर पर हाथ मारकर बुड़बुड़ाते हुए उसकी जानिब बढ़ी। अरे लड़की, उठ जाओ ना, रात भर सोती रही, फिर भी नगूरी नींद पूरी होने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया और फिर ठिठक गई। शबनम का जिस्म तेज बुखार में फंक रहा था। हाय अल्लाह शबनम, तुझे तो बुखार चढ़ा हुआ है, बदन तप रहा है। या अल्लाह, मेरी बच्ची अचानक बीमार पड़ गई, ना जाने किसकी नजर लग गई। अम्मा भी घबराहट के मारे जो मुंह में आया बोलती चली गई। इसी घबराहट के आलम में वो फ्रिज से बर्फ लाकर टकोर करने लगी। कुछ सानिये गुजरे, हमाद अम्मा भी की तान लगाए यहाँ आ मौजूद हुआ। खैरियत अम्मा भी, शबनम को क्या हुआ है? अम्मा भी को परेशानी के आलम में शबनम की पेशानी पर टकोर करते हुए वो पूछे बिना ना रह सका। हमाद बेटा, बुखार में तप रही है, रात भर तो भली चंगी थी, सुबह कॉलेज के लिए जगाने आई तो देखा बुखार में फंक रही है। अम्मा भी परेशान सी बोली। आप परेशान ना हो अम्मा भी, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आप सहारा देकर शबनम को बाहर ले आए, हम इसी वक्त उसे लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। हमाद इतना कहकर वहां से चला गया। अम्मा भी बामुश्किल उसे सहारा देकर बाहर ले आई। शबनम में इतनी सकत भी न थी कि वो पिछली निशिस्त पर बैठ सके। अम्मा भी उसका सर अपनी गोद में रखकर पिछली निशिस्त पर बैठ गई। हमाद तेजी से गाड़ी भगाते हुए हॉस्पिटल पहुंचा।
अब कैसी है तबीयत शबनम की? फिरोज हसन कुछ देर कबल ही हार्ट सर्जरी से फारिग हुए थे और वहां से सीधा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में शबनम से मिलने आए। हमाद ने रास्ते में ही उन्हें सारी सूरत हाल बता डाली थी। इस हॉस्पिटल लाने की हदायत उन्होंने ही की थी। उनका शुमार हॉस्पिटल के माया नाज सर्जनों में होता था। इस हॉस्पिटल से उनकी वाबस्तगी काफी पुरानी थी। अभी तो डॉक्टर मुआयना कर रहे हैं, बुखार काफी तेज है। मुझे लगता है शबनम को शदीद किस्म का इन्फेक्शन हो गया है। हमाद ने एक नजर बिस्तर पर बेसुध पड़ी शबनम को देखते हुए कहा। तुम ऐसा करो, रजिया बीबी को संभालो, वो बेहद परेशान है। मैं डॉक्टर अजहर से बात करता हूँ शबनम के हवाले से। फिरोज हसन इतना कहकर डॉक्टर अजहर की जानिब बढ़ गए। हमाद रजिया बीबी के पास बैठा उन्हें तसल्ली देने लगा। ना जाने क्या हुआ है मेरी बच्ची को, कल कितनी खुश थी वो, और वो रात भर आराम से सोती रही। सुबह ना जाने कैसे इतनी बीमार पड़ गई। रजिया बीबी रंधी हुई आवाज में कहने लगी, अरे अम्मा भी कुछ नहीं हुआ है शबनम को, बस बुखार चढ़ गया है, उतर जाएगा। वैसे भी ये जो बीमारियां होती हैं ना, हमारे जिस्मो सेहत की ज़ुकात होती हैं। समझिए शबनम भी अपनी सेहत की ज़ुकात अदा कर रही है। हमाद उन्हें हल्के फुल्के अंदाज में समझाने लगे। रजिया बीबी घबराने की कोई बात नहीं। ये बताइए, गला खराब हो रहा था ना शबनम का कुछ दिनों से, और कल रात उसने कोल्ड ड्रिंक भी खूब पी है। बस उसी के असरात हैं सारे, बुखार इसी वजह से चढ़ा है। डॉक्टर अजहर ने दवाइयाँ लिख दी हैं। होश आ जाएगा तो शबनम को घर ले जाइएगा। 2 दिन में देखिएगा बिल्कुल भली चंगी घूम रही होगी सारे घर में। फिरोज हसन डॉक्टर अजहर से हासिल करदा तमाम मालूमात रजिया बीबी तक पहुंचाते हुए नरमी से समझाने लगे। उनके इत्मीनान दिलाने पर रजिया भी काफी हद तक मुतमिन हो गई थी। बाबा जानी, एक जरूरी काम है, मैं कुछ देर तक आता हूँ। हमाद को अचानक कुछ याद आया तो फौरन बोल उठा। फिरोज हसन ने उसे जाने का इशारा किया तो वो हॉस्पिटल से निकल गया। घर की राह पर गामजन वो किसी गहरी सोच में गर्क था। बड़ी बेगम साहिब बिना बताए भला कैसे आ सकते हैं? रेशमा ने कपकपाती हुई आवाज में कहा। वो आज से पहले कभी इतला करके आया है रेशमा? बड़ी बेगम ने खुद कलामी कैसे अंदाज में जवाब दिया। रेशमा खौफजदा निगाहों से बैरूनी दरवाजे को तकने लगी। बड़ी बेगम, गलती हो गई इस बदबख्त से। आप तो जानती हैं कि हमारा आपके अलावा कोई आसरा नहीं। माफ कर दे मुझे और मेरी नवासी को। रेशमा गिड़गिड़ाती हुई उनके कदमों में बैठ गई, साथ ही नजरों से सकीना को भी इशारा किया। वो भी माफी मांगते हुए उनके कदमों में सजदा रेज हो गई। कदमों में पड़ने से कुछ हासिल नहीं, दुआ करो कुछ ऐसा हो कि जान बच जाए। तुम्हारे साहिब ने अगर फारिया को इस सारी में देख लिया तो गजब हो जाएगा, कयामत आ जाएगी इस घर में, कयामत। बड़ी बेगम की आवाज यकदम कपकपाहट का शिकार हुई। रेशमा, सकीना के साथ साथ दीगर मासियां भी लर्ज उठी। जाओ सकीना, सामान उठा लाओ, मदद करो कमर बीबी की। बड़ी बेगम ने सकीना को देखते हुए हुक्म दिया। वह हुक्म बजा लाती वहां से चली गई। रेशमा, सकीना के साथ साथ दीगर मासियां भी लर्ज उठी। जाओ सकीना, सामान उठा लाओ, मदद करो कमर बीबी की। बड़ी बेगम ने सकीना को देखते हुए हुक्म दिया। वो हुक्म बजा लाती वहां से चली गई। बड़ी बेगम मुंतजिर निगाहों से दरवाजे को तकती रही। अलबत्ता ज़हनी तौर पर चंद लम्हों बाद पैदा होने वाले हालात से निपटने के गुर तलाश कर रही थी। उनके इर्द गिर्द सारी मुलाजमाएं हाथ बांधे सर झुकाए खड़ी थी। ये और बात है कि कुन आँखियों से वो रेशमा को देखती और अशारों कनायों में खैर मनाने का पैगाम देती। सकीना की आमद कुछ देर बाद मुमकिन हुई। वो सामान दोनों हाथों में उठाए मुस्कुराते हुए चले आ रही थी। बड़ी बेगम समेत मुलाजमाओं ने भी गर्दन मोड़कर हैरानी से उसकी मुस्कुराहट को देखा। साहिब जी नहीं आए, सिर्फ कमर बीबी आई हैं, सकीना ने चहकते हुए कहा, और उन सब की अटकी हुई सांसें बहाल हुई। रेशमा दिल ही दिल में रब का शुक्र गुजार हुई। जा सकीना, तुझे रब ने इस बार बचा लिया, मौजज़ा हो गया ये तो, समझो बला टल गई। बड़ी बेगम अजीब से अंदाज में हंसती हुई कहती चली गई। रेशमा समेत तमाम मुलाजमाओं के उनके आखिरी फिक्रे पर उन्हें हैरानी से देखा। अब जाओ तुम लोग, शुक्राने के नफल पढ़ो, और याद रहे कि आइंदा ऐसी गलती किसी से सरजद हुई तो तुम लोगों के साहिब से पहले मैं इससे निपटूंगी। बड़ी बेगम की बारोब आवाज उन सबको अपनी अपनी राह देखने पर मजबूर कर गई। मुलाजमाएं अपने अपने कामों में लगी खुसर फुसर करने लगी। औलाद जैसी भी हो, मगर कोई माँ अपनी औलाद को भला भला कह सकती है?
लगता है बड़ी बीवी का दिमाग घूम गया है। तभी बिला वजह सबको हलकान करके रखा हुआ था। एक साड़ी के पीछे इतनी आफत, मेरी नवासी को नौकरी से निकाल डाला। रेशमा भी शिकवा की ना हुई। ए रेशमा, तुम तो ना ही बोलो तो अच्छा है। तुम्हारी नवासी की बदौलत हम सब कुर्बान हो जाते। और हाँ, जरा सकीना को भी समझा डालो कि इन मालकों से दोस्ती अच्छी नहीं। उनके चक्कर में हम गरीब अपनी जान से जाते हैं। वो सारी मुलाजमाएं सकीना को लेकर रेशमा को कोसने देने लगी। रेशमा बोलकर पछताई थी। अब सकीना को लताड़ती उन सब से उस गलती के दोबारा ना दोहराने का वादा करती चली गई। अस्सलाम वालेकुम बीजी। कमर जहां मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई और बड़ी बेगम के गले जा लगी। बड़ी बेगम ने मुस्कुराते हुए उसके सलाम के जवाब के साथ दुआ दी। खैरियत बीजी, आपको कैसे इल्म हुआ कि हमारी बादे सवारी पहुंचने वाली है? कमर जहां खुशगवार लहजे में कहने लगी। कैसे इल्म हुआ ये कहानी मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगी। पहले ये बताओ कि साहिबजादे कहाँ हैं? बड़ी बेगम कमर जहां को बगौर देखते हुए पूछने लगी। आपको तो इल्म है अपने साहिबजादे के मजाज का। इस कदर गैर मुस्तकिल मजाज हैं कि कोई हद नहीं। यहाँ आने से 2 दिन कबल मुझे उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में अकेली जा रही हूँ। वो जनाब कनाडा रवाना हो रहे हैं। कमर जहां उन्हें सारी तफसील सुनाने लगी। चलो शुक्र है वो कनाडा चला गया। मेरा रब उम्र के इस हिस्से में भी दर्स दे रहा है। उसके हर काम में हिकमत है। बड़ी बेगम मुस्कुराते हुए बोली। खैरियत बीजी, कोई मसला खड़ा हुआ है? कमर जहां ने उनकी बात पर चौंकते हुए इस्तफसार किया। मसला नहीं, कयामत आते आते रुक गई है। ये बताओ कमर के मैंने बंद कमरे की चाबी तुम्हारी तहवील में रखवाई है, वो कहाँ है? बड़ी बेगम ने कमर जहां को बगौर देखते हुए दरियाफ्त किया। वो चाबी तो मैं सकीना को दे गई थी कि आपके हवाले कर दे। उसने दी नहीं आपको? कमर जहां ने शदीद हैरानगी के आलम में पूछा। क्या तुमने उसे कहा था कि चाबियां मेरे हवाले कर दे? बड़ी बेगम मुतजब हुई। बिल्कुल बीजी, मैंने बहुत जोर देकर कहा था उसे आपके हवाले करने के लिए। दरअसल मैं आई थी जाते वक्त आपके कमरे में चाबियां देने, मगर आप उस वक्त गहरी नींद में थी तो मैंने जगाना मुनासिब ना समझा, इसलिए सकीना के हवाले कर गई। वो लड़की मुझे काफी काबिल एतबार लगती है। कमर जहां इस एक बात के लिए मुसलसल होने वाली पूछ गुछ से परेशान हो गई थी। मगर बेटा, तुम्हें जरूरत ही क्या थी चाबियां वापस करने की? बड़ी बेगम की हैरत खत्म होने का नाम ना ले रही थी। बीजी, मैंने सिर्फ इसलिए ऐसा किया कि मेरी गैर मौजूदगी में अगर आपको इस कमरे में जाने की जरूरत महसूस हो तो आपको मेरी वजह से कोई मसला ना हो। आप बताएं हुआ क्या है? इतनी परेशान क्यों हैं आप? कमर जहां पूछे बिना ना रह सकी। बात दरअसल ये है, सकीना ने वो चाबियों का गुच्छा फारिया के हवाले कर दिया और फारिया इस कमरे में जा पहुंची। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो अलमारी से उस बदनसीब की एक साड़ी भी निकाल लाई और सितम ज़रीफ़ी के वही साड़ी पहनकर वो आज एक सालगिरह की तकरीब में पहुंची हुई है। बड़ी बेगम ने सारी दास्तान कमर जहां के सामने रख डाली। वो हैरानी के मारे मुंह खोले सुनती चली गई। उफ मेरे अल्लाह, अब मैं समझी कि आप इतनी परेशान क्यों थी। और खुदा ना खास्ता मियाँ जी भी साथ आते तो फिर तो हंगामा खड़ा हो जाता। कमर जहां सर पकड़कर बैठ गई। मियाँ जी तो हद से ज्यादा हसास हैं इस कमरे के हवाले से। भाई ठीक है, बात समझ में आती है कि इस कमरे में उनकी बेगम की यादें दफन हैं, मगर इतना इस बात के लिए जुनून होना हैरत अंगेज है मेरे लिए। बीजी सच बताएं, इस कमरे में फकत यही राज है ना, या कोई और भी बात है? कमर जहां बोलते बोलते यकदम उनसे सवाल कर गई। वो इस अचानक सवाल पर पहलू बदल कर रह गई। बताया तो था तुम्हें कि कमर के वो कमरा कब्रिस्तान है, वहाँ मोहब्बतें दफन है। वो मोहब्बतें जिनका अंजाम बेहद दर्दनाक था, अजियतनाक था। वहाँ उनकी रूहें भटकती हैं, मातम बिछा है वहाँ मौजूद हर शय पर। इबरत का निशान है वो कमरा। इस कमरे में दाखिल होना बदबख्ती है। वो अपनी धुन में कहती चली गई। कमर जहां के तन बदन में कपकपी दौड़ गई। वो इस कमरे के हवाले से अब तक सिर्फ इतना जानती थी कि इस कमरे में मियाँ जी की पिछली बेगम की यादें महफूज हैं। ऐसी यादें जिसे मियाँ जी किसी से भी शेयर करना गुनाह समझते हैं। मगर आज उसकी सास जो कुछ भी कहे जा रही थी वो उसे होलाए जा रहा था। बीजी, ये क्या कह रही हैं आप? इस कमरे में अगर बदबख्ती फैली है तो मियाँ जी अक्सर इस कमरे में अपनी शब गुजारते हैं, रुत जगह मनाते हैं। खुदा ना खास्ता इन्हें कुछ हो गया तो? वो फिक्रमंदी से कहने लगी। कमर जहां की बात पर बड़ी बेगम अजीब अंदाज में हंसती चली गई। कमर जहां हक्का बक्का से उन्हें देखे चली गई।
परेशान ना हो कमर, उसे कुछ नहीं होने वाला। बदबख्ती का शिकार तो मासूम लोग होते हैं, बदबख्ती फैलाने वाला तो आबाद रहता है। उसे जाने दिया करो इस कमरे में, रुत जगह मनाने दिया करो। उसे भी देखने दो कि उसके वजूद से कैसी कैसी शर अंगेजियां लिपटी हैं। बड़ी बेगम अजीबो गरीब कैफियत का शिकार थी और इस कैफियत के जेरे असर वो खुद ना जानती थी कि वो अब तक क्या क्या बोल गई हैं। बीजी, ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? ऐसा क्या किया है मियाँ जी ने? आपकी बातें मुझे हुला रही हैं। कमर जहां परेशान हो उठी। जाने दो इन बातों को कमर, जो बीत गया उसे मत कुरे दो। तुम्हारा मियाँ तुम्हारे मामले में अच्छा रहे, बस यही दुआ किया करो। अब जाओ आराम कर लो, लंबे सफर से आई हो, थकान तो सताती होगी। जाओ अपने कमरे में आराम करो। बड़ी बेगम माजी के सारे औराक समेटती उठ खड़ी हुई। कमर जहां खामोशी से उन्हें उठता देखती रही। और हाँ, इन मुलाजमाओं पर ज्यादा भरोसा न करना, वरना ये तुम्हें रुसवा कर डालेंगी। ये आखिरी बात थी जो उन्होंने कमर जहां से की थी। फिर वो रेशमा की फारिया के आने की खबर देने की हदायत देकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। कमर जहां नढाल सी अपना सर थामे बड़ी बेगम की एक एक बात पर गौर करने लगी। बीजी उन्हें शुरू से ही एक उलझी हुई पहेली लगी थी, कभी मेहरबान कभी सख्त गिर मजाज अपनाते हुए धूप छाँव जैसी बीजी। जब वो शादी होकर यहाँ आई थी तब से ही मियाँ जी की पिछली शादी के हवाले से बा इल्म थी, मगर उनका इल्म मियाँ जी की बेगम की वफात तक महदूद था। उससे ज्यादा मजीद कुछ जानने में उन्हें खुद भी दिलचस्पी ना थी। मगर बीजी की आज की होशरबा बातों को सुनने के बाद उन्होंने बख्त हाउस के दरो दीवार में छुपे राज को बेनकाब करने का इरादा जरूर बांध लिया था। आज तक बंद कमरे की जानिब उन्होंने निगाह भी ना उठाई थी, मगर अब उनके अंदर पैदा होने वाला तजस्सुस इस बंद कमरे तक पहुंचने पर आमादा कर गया था। वो दिल ही दिल में अहद करती वहां से उठकर जाने लगी, मगर फारिया की चहकती पुकार ने उनके कदम रोक लिए। उन्होंने पलट कर देखा, स्याह सारी में फारिया गजब ढा रही थी। अरे कमर, आप कब आई आप वापस? फारिया मुस्कुराते हुए उनके गले लग गई। बस अभी कुछ देर कबर। तुम बताओ कहाँ से आ रही हो? और ये मकैश के काम वाली दिलकश साड़ी तुम पर बेहद जच रही है, ये कब खरीदी? कमर जहां ने उसे सरता पैर बगौर देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, ये साड़ी बहुत खास है कमर, ये मेरी माँ की साड़ी है। इस साड़ी से आज भी उनकी खुशबू महसूस होती है। आज उस लिबास को जेब तन करके मुझे यूं लगा मेरी माँ आज मेरे बहुत करीब है। वो ममता के लम्स को महसूस कर गई थी, शायद तब ही इतना कुछ कह गई। कमर जहां को उस पर उस नाजुक सी लड़की पर बेतहाशा प्यार आया। वो बेसाख्ता उसका माथा चूम उठी। फारिया ने हैरानी से कमर जहां को देखा। उनका ये रवैया उसके लिए सरासर गैर मुतवक्का था। बीजी से मिल लेना, तुम्हें याद कर रही थी। कमर जहां ने मुस्कुराते हुए उसके गाल थपथपाए और सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे की जानिब चल दी। फारिया ने मुस्कुराती निगाहों से उन्हें जाते हुए देखा और फिर दादी के कमरे का रुख कर गई। क्या बात कर रहे हो हमाद? इतने बड़े घर में एक कमरा ना रखा इन दोनों माँ बेटी के लिए? यानी लाख गैर तो एहतराम सही, मगर समझते तो तुम भी उन्हें घर के मुलाजमीन ही हो। फारिया का कहा गया ये तंजिया जुमला हमाद को बुरी तरह झंझोड़ चुका था। रही सही कसर शबनम की बीमारी ने निकाल दी। घर पहुंचते ही उसने अपने बराबर वाला कमरा मुलाजमीन से साफ करवाया और क्वार्टर का सारा सामान वहां मुंतकिल करवा दिया। इन तमाम कामों से फारिग हुआ तो फिरोज हसन ने उसे शबनम के होश में आने और जल्द घर लौटने की इतला दी। उसने फिरोज हसन को अम्मा भी और शबनम के सामान को क्वार्टर से कमरे में मुंतकिल करने का माजरा भी कह सुनाया। फिरोज हसन उसकी बात सुनकर खुशगवार हैरत में मुब्तला हुए। उन्होंने हमाद की सोच और फैसले को बेहद सराहा भी था। कुछ ही देर में वो रजिया और शबनम के हमरा घर पहुंच गए। रजिया बीबी शबनम को सहारा देते हुए क्वार्टर्स की जानिब बढ़ने लगी। तभी फिरोज हसन ने उन्हें मुखातिब करते हुए मुस्कुरा कर कहा, रजिया बीबी, इस तरफ नहीं जाना आपने। आप आज क्वार्टर में नहीं, हमारे साथ बंगले में रहेंगी। साहिब जी, हम क्वार्टर्स में ही ठीक हैं। जिंदगी का निसफ हिस्सा इस छोटे से कमरे में गुजारा। अब तो इस कमरे की चार दीवारी ही मुझे अपनी कुल कायनात महसूस होती है। हम दोनों वहीं बहुत खुश हैं। रजिया बीबी ने लजाजत से कहा। उनका सहारा लिए बामुश्किल खड़ी शबनम ने निढाल से अंदाज में पहले रजिया बीबी को और फिर फिरोज हसन को देखा। पानी उसके खुश्क
पपड़ी ज़दा लब धीरे से मिले। ओह रजिया बीबी, ये फल्सफियाना बातें छोड़ें और शबनम को लेकर अंदर चलें। वो बेचारी पहले ही बेहद निढाल है। फिरोज हसन इतना कहकर शबनम को सहारा देकर घर के अंदर ले आए। अम्मा भी झट पानी से लबरेज गिलास ले आई। शबनम के पानी पी लेने के बाद से उसके नए कमरे में ले जाया गया, जहां हमाद पहले ही उसका मुंतजिर था। शबनम ने हमाद को हैरानी से भरपूर निगाहों से देखा, मगर वो फिरोज हसन और रजिया बी से बातों में मसरूफ था। घर आते ही रजिया बीबी को शबनम के खाने पीने की फिक्र सताने लगी। डॉक्टर ने शबनम को यखनी पीने की ताकीद की थी। रजिया बीबी मुर्गी की यखनी बनाने किचन में चली गई। शबनम पर अभी भी नींद का गुलबा तारी था। बिस्तर पर दराज होते ही उसकी आंखें बंद होने लगी। शबनम को अभी खूब आराम की जरूरत है, इसे आराम करने दो। हमाद, तुम मेरे साथ आओ जरा। फिरोज हसन इतना कहकर कमरे से बाहर आ गए। हमाद भी उनकी तकलीद करता कमरे से बाहर आ गया। हमाद, तुमने आज जो किया, मैं उससे बेहद खुश हुआ हूँ, मगर एक शर्मिंदगी का एहसास मुझे परेशान कर रहा है कि रजिया बीबी और शबनम के मुतल्लिक ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। फिरोज हसन कमरे में दाखिल होते ही पशेमान से होकर बोले, शर्मिंदगी का ये एहसास तो मुझे भी खूब है बाबा जानी, क्योंकि ये ख्याल मुझे किसी के एहसास दिलाने पर आया है। हमाद ने उनके रूबरू बैठते हुए बरमला इजहार किया। किसने एहसास दिलाया तुम्हें हमाद? फिरोज हसन ने उसे ताज्जुब भरी निगाहों से देखा। फारिया ने। कल रात वो शबनम को सर्वेंट क्वार्टर की जानिब जाता देखकर बेहद हैरान हुई थी। उसने बरमला अपनी हैरत का इजहार भी किया। जब अम्मा भी और शबनम को घर के अफराद होने की हैसियत हासिल है, तो इनका ठिकाना सर्वेंट क्वार्टर्स क्यों है? बाबा जानी, उस पल में शर्मसार सा रह गया। मेरे पास उसकी बात का कोई ना कोई जवाब ना था, ना कोई जवाब। खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उस रात मैंने उसी पर तहैया कर लिया था कि सुबह होते ही मैं आपसे बात करूंगा और आपकी इजाजत मिलते ही सर्वेंट क्वार्टर से अम्मा भी और शबनम को सामान समेत कमरे के बराबर वाले कमरे में मुंतकिल कर दूंगा। मगर आज सुबह से शबनम की तबीयत की खराबी वाला मामला रहा। आपसे बात करने का मौका ही ना मिल सका। मैंने खुद ही फैसला लेकर कमरा सेट कर दिया। मैं जानता था मेरे इस फैसले से आप नाराज नहीं होंगे। वो मुस्कुराते हुए उन्हें सारी तफसील सुनाने लगा। वो मसरूर निगाहों से हमाद को देखते रहे, सुनते रहे। हमाद, मुझे फख्र है कि तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारे फैसलों पर बेहद भरोसा है मुझे, और मेरी तरफ से तुम्हें हर तरह की इजाजत है। तुम्हें इस घर को लेकर यहाँ के अफराद के हवाले से उनकी बेहतरी के लिए जो फैसला करना हो कर सकते हो। मगर हमाद, एक बात कहूँ बेटा? वो उसे सराहते हुए, एतमाद का इजहार करते हुए यकदम पुरसोच अंदाज में अपनी बात अधूरी छोड़ गए। जी बाबा जानी, कहिए क्या बात है? हमाद अपनी जगह से आगे बढ़कर उनकी जानिब मुतवज्जा हुआ। बेटा, कल फारिया से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। अच्छी बच्ची है वो, और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि तुम उसके हवाले से काफी संजीदा हो। मैं ये भी जानता हूँ कि उसे कल घर पर मद्दू करने का मकसद भी हम सबसे मिलवाना था। मगर हमाद, मुझे फारिया बहुत नाजुक मजाज लगी है। जरा जरा सी बात उसे यकदम नाकवार गुजरती है। क्या ऐसा ही है जैसा मैं समझ रहा हूँ, या मुझे मुगालता हुआ है? वो सोच सोच कर एक एक लफ्ज को ठहर ठहर कर अदा कर रहे थे। हमाद उनकी बात बगौर सुन रहा था। उनके खामोश होने पर वो कहने लगा, बाबा जानी, आपको कोई मुगालता नहीं हुआ। फारिया बहुत नाजो नाम में पली लड़की है। दरअसल उसकी वालदा उसके बचपन में ही इंतकाल हो गया था। दादी ने परवरिश की। इकलौती होने के बाइस उसके वालिद ने उसे पलकों पर बैठा कर रखा। इन सारे अवामिल के बाइस वो बेहद नाजुक मजाज भी बन चुकी है और हसास भी। मैं समझ रहा हूँ फारिया के हालात को, लेकिन हमाद, क्या तुम्हें लगता है वो हमारे घर में एडजस्ट हो पाएगी? हमारे घर के माहौल में रंग जाएगी? देखो बेटा, मैं तुम पर बात वाज़िया कर देना चाहता हूँ। वो उसकी बात पर इस बात में सर हिलाते हुए उसे समझाते हुए कहने लगे, बाबा जानी, आप बिला तामिल जो कहना चाहते हैं कहिए। हमाद ने उनके हाथ पर अपना हाथ नरमी से धरकर अपने साथ का यकीन दिलाते हुए कहा, हमाद बेटा, मैंने और तुम्हारी माँ ने एक आइडियल जिंदगी गुजारी है। तुम समझ रहे हो आइडियल में किन मानों में कह रहा हूँ? वो उसे बगौर देखते हुए इस्तफसार करने लगे। जानता हूँ आप दोनों के दरमियान नहायत बेहतरीन ज़हनी हम आहंगी मौजूद थी। हमाद ने मुस्कुराते हुए कहा। फिरोज हसन बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। ठीक कह रहे हो तुम।
मैं और शहीना जैसे बने ही एक दूसरे के लिए थे। मैंने उस जैसी शानदार औरत आज तक नहीं देखी। अपनी जिंदगी में उसने शायद ही किसी का दिल दुखाया हो। वो तो बांटने वालों में से थी, सूफियाना मजाज की हामिल एक नेक औरत। वो शहीना की यादों में खोए खोए से कह रहे थे। उनके लबों पर मधुर सी मुस्कान ने बसेरा कर रखा था। हमाद भी उन्हें मुस्कुराते हुए मीठी मीठी निगाहों से देखने लगा। ऐसा शाज़ो नादर ही होता था जब फेरोज हसन शहीना को याद करते हुए उनकी बातें दोहराते, उनके कसीदे पढ़ते और उसे तब बहुत अच्छा लगता। उसका दिल चाहता कि वो यूं ही बैठा रहे और अपनी माँ से वाबस्ता किस्से सुनता रहे। वो बेहद छोटा था जब शहीना उस हादसे का शिकार होकर उन सब से बिछड़ गई थी। उसकी झोली माँ की यादों के खजाने से खाली थी। वो अपनी झोली दूसरों से सुनी गई बातों, उनकी यादों से भरा करता था। उसके दिल में अपनी माँ का मुकाम बेहद बुलंद था। आइडियलाइज करता था वो उन्हें। जितना उनकी शख्सियत के रंगों का जानता था, उन रंगों में ही ढलना चाहता था। वो अपनी माँ का परतूब बनना चाहता था। मेरे वालिद ने बचपन में ही एक राज की बात घोल कर पिला डाली थी मुझे। वो कहते थे, बेटा हमेशा अपना हाथ देने वालों में रखना, लेने वाला मामला खुदावंद ताला के साथ रखना। वो तुम्हारी झोली भरेगा तो तुम उसके बंदों की झोली भरना। अल्लाह को ये तिजारत बहुत पसंद है। वो बहुत खुश होता है ऐसी सखावत से। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा सखी रहो। अल्लाह के बंदों के मामले में हमाद मेरे वालिद बहुत देनदार आदमी थे। उनकी दुआ मुझे खूब लगी। उनका कहा गया एक एक सच लफ्ज साबित हुआ। मैंने डॉक्टरेट पढ़ी और अल्लाह से तिजारत को भी अपनाए रखा। मेरी झोली कभी खाली ना हुई। मेरे रब को मेरी तिजारत पसंद आ गई थी और उसने मुझे इनाम में गोहर दिया। शहीना मेरे लिए गोहर ही तो थी। वो आज शहीना की यादों में पूर डूबे हुए थे। तब ही अपनी जिंदगी की दास्तान उसके आगे खोलकर बयान करते थे। आप दोनों की लव मैरिज थी ना बाबा? हमाद ने फिरोज हसन के चेहरे को मोहब्बत पाश निगाहों से देखते हुए दरियाफ्त किया। हाँ, लव मैरिज थी। वो मेरी मरीजा बनकर इलाज कराने आई थी और फिर मैं उसके इश्क में मुब्तला होकर उसका मरीज बन बैठा। हमाद, मुझे उसके हुस्न ने मुतासर किया, ना उसकी बाएतमाद दिलकश शख्सियत ने। जो बात उसकी मेरे दिल को भाई थी वो उसकी तजारत थी। बड़ी अल्लाह वाली थी। मुझसे भी बड़ी ताजर निकली थी वो तो। उसकी तजारत देखकर मैं तो दिल फरिफ्ता हो गया। वालिद से कहा कि आपकी दुआ ऐसी लगी कि दिल जिस पर हार कर आया हूँ वो तो मुझसे भी बड़ी ताजर है। वालिद मुस्कुराए, कहने लगे, फिरोज हसन तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। वो रिश्ता लेने गए और बात बनती चली गई और फिर हम दो ताजर मिल गए। हमने जिंदगी में सुनहरे दिन भी देखे और आजमाइशों भरे दिन भी, मगर तजारत कभी भी किसी सूरत भी कम नहीं हुई। मेरे बेटे, वो तो चली गई मगर ये सिलसिला कभी खत्म नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ हमारी ये रविश तुम भी अपनाओ और तुम्हारी बीवी भी। मगर फारिया का मजाज मुझे बेहद मुख्तलिफ महसूस हुआ है। क्या तुम्हें लगता है कि वो इस तजारत पर राजी हो पाएगी? उन सारी बातों का लब्बे लुबाब दरअसल आखिर में पूछा जाने वाला सवाल था। हमाद बाप की दूर अंदेशी और जहानत पर लाजवाब हो गया। बाबा जानी, मैं जमानत आपको अपने हवाले से दे सकता हूँ मगर फारिया के हवाले से नहीं। हाँ, इतना जरूर कहूँगा, नाजुक मजाज लाड प्यार में पलने के बायस नखरेली होने के बावजूद वो इंसानियत का दर्द अपने दिल में रखती है। मैं इतना यकीन दिलाता हूँ कि वो उसका तजारत का हिस्सा बने या ना बने मगर मेरी तजारत में मुदाखलत नहीं करेगी। हमाद ने पुरएतमाद लहजे में हकीकत बयान की। फिरोज हसन के लबों पर धीमी सी मुस्कान सज गई। हमाद, एक बात वाज़िया लफ्जों में कहूँगा, रजिया बीबी और शबनम की इस घर में क्या हैसियत है ये तुम बखूबी जानते हो। गुजरते वक्त के साथ मैं इन दो शख्सियात के रुतबे, कदर मंजिलत पर कोई समझौता नहीं करूंगा। हो सकता है कि तुम्हें उस वक्त मेरी बात नागवार गुजरे मगर आज मेरी बात का मफहूम समझ लोगे तो आने वाले वक्तों में तुम्हें आसानी रहेगी। फिरोज हसन ने इस बार दो टोक अंदाज में अपनी बात बेटे के सामने रखी। बाबा जानी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आने वाले वक्तों में मेरे दिल में अम्मा भी और शबनम की कदरों मंजिलत में कमी वाक़या होगी? हमाद उलझन का शिकार हुआ। बाप की कही गई ये आखिरी बात उसे ना समझ आई थी ना ही भली मालूम हुई थी। बेटा, तुम्हारे दिल में कोई फर्क नहीं आएगा मगर तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगा। बेटा, फारिया रजिया बीबी और शबनम को मुलाजमीन के तौर पर ही देख रही है। कल रात उसकी बातों, अंदाज और लहजे ने मुझे ठिठकने पर मजबूर कर डाला था मगर मैंने उस वक्त
میں تمہاری مہمان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر طے تو میں نے اسی پل کر لیا تھا کہ تم سے اس سلسلے میں بات ضرور کروں گا۔ قصور اس میں اس بچی کا نہیں بلکہ تمہارا ہے حماد۔ تم نے غالباً اب تک اس گھر میں پنپتے رشتوں کے حوالے سے کھل کر نہیں بتایا اسے۔ ان ساری باتوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد محض تمہیں تمہاری ذمہ داریاں یاد دلانا ہے۔ فیروز حسن رسان سے اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ حماد اس بار خاموش رہا۔ فیروز حسن کی کچھ باتوں سے وہ بھی اتفاق کرتا تھا، مگر یہ توقع نہ کرتا تھا کہ وہ یوں اس کے سامنے ان تمام باتوں کا برملا اظہار کریں گے، اور اگر انہوں نے اظہار کیا ہے تو اس پر واضح اشارہ ہے کہ ان کے لیے اس نوعیت کے معاملات ناقابل برداشت ہوں گے۔ یہ بتاؤ بیٹا جانی کہ فاریہ کے والد سے ملے ہو کبھی؟ کتنا جانتے ہو اس گھرانے کو؟ اسے خاموش پا کر وہ ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوئے۔ بابا جانی، فاریہ کے والد سے اب تک ملاقات نہ ہو سکی۔ وہ زیادہ تر ملک سے باہر رہتے ہیں، مگر فاریہ جلد میری ان سے ملاقات کروائے گی، حماد نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے بڑکھودار، تم سے ملاقات ہو جائے تو ہماری بھی ملاقات کروانا۔ ملیں گے تو دونوں گھرانے ایک دوسرے کو جان پائیں گے نا۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے مسکرائے۔ جواباً وہ بھی مسکرا اٹھا۔ یہ بتاؤ ہاؤس جاب کب سے شروع ہو رہی ہے تمہاری؟ انہیں اچانک خیال آیا تو پوچھ بیٹھے۔ بس اب پرسوں سے آغاز کر رہا ہوں، آپ ہی کے ہاسپٹل میں۔ حماد کے جواب نے انہیں مسکرانے پر مجبور کر ڈالا۔ بہت خوب، فاریہ کہاں کر رہی ہے ہاؤس جاب؟ انہیں پھر فاریہ کی فکر ستائی۔ وہ بھی آپ کے زیر نظر رہے گی بابا جان، حماد نے ان کے فکر مندانہ لہجے پر ہنستے ہوئے کہا۔ یکدم اسے کسی خیال نے ستایا اور وہ استفسار کر بیٹھا۔ بابا، ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ اماں بھی کے کمرے کا فرنیچر بہت پرانا اور بوسیدہ ہو چکا ہے۔ میں ان کے کمرے کی نئے سرے سے سیٹنگ کرانا چاہتا ہوں، نئے فرنیچر وہاں ڈالنا چاہتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ اپنے بیٹا جانی کی طرح نہایت نیک خیال ہے، فوراً سے پیشتر اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے، وہ خوشگوار لہجے میں بولے۔ حماد ان سے شبنم کے حوالے سے مزید گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ کیا آپ یہ بات پسند کریں گے کہ آپ کے گھر لوگ ملاقاتی بن کر تو آئیں، مگر ملاقات کے خواہاں کسی اور شخص سے ہوں؟ یقیناً آپ یہ بات پسند نہیں کریں گی۔ اللہ بھی نہیں کرتا یہ بات پسند کہ اس سے ملاقات کی غرض سے اس کے گھر میں آیا بندہ کسی اور سے ملاقات کا شدت سے خواہش مند ہو۔ ویسے تو مجھے اس ملاقات کی جگہ کا علم بالکل بھی نہیں تھا، اور اگر کلیسا کا علم ہوتا بھی تو میں نہیں آتا، اور اس کی وجہ میں واضح طور پر آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ خاموش ہوا تو اینا پاؤل اسے بے خودی سے دیکھنے لگی۔ ارسل کو اس کی نگاہوں سے بے پناہ الجھن ہوئی، مگر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ آپ نے تو مجھے لاجواب کر ڈالا سینور۔ میں نے تصور میں ہر طرح کا جواز جو آپ کی جانب سے پیش کیا جا سکتا تھا وہ سوچ رکھا تھا، مگر یہ جواب میرے گمان سے بالا تر ثابت ہوا ہے۔ اینا پاؤل بے اختیار اسے صراخ اٹھی۔ تو کیا اس ملاقات کا مقصد صرف یہی ایک سوال تھا؟ ارسل واپس مدعے پر آیا۔ ہرگز نہیں، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں آپ سے، کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ نہ جانے کیوں جب آپ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تب سے ہی آپ مجھے بے حد خاص لگے۔ مجھے یوں لگا کہ آپ ہی کی ہستی ہے جو مجھے اس دلدل سے نکال سکتی ہے جس میں گردن تک جا پھنسی ہوں۔ اینا پاؤل کھوئے کھوئے لہجے میں کہنے لگی۔ کیسی دلدل؟ اینا، آپ کھل کر بات کریں۔ ارسل کے ذہن میں یکدم داؤد کی باتیں گھومنے لگی۔ اسے اب اینا پاؤل کی باتوں میں دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ ارسل، ہم سیلیبریٹیز کی زندگی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ آسائشیں جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوتی ہیں، انہیں پانے کے لیے ہم نے بہت بھاری قیمت ادا کی ہوتی ہے، اپنی زندگی سے خود کو خسارے میں رکھ کر چھوڑا ہوتا ہے۔ ان سہولتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ شہرت ایک وقت تک پرکشش لگتی ہے، پھر یہ عذاب بن جاتی ہے، ایسا عذاب جس سے جان چھڑانا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمارا وجود ایک عوامی اثاثہ بن کر رہ جاتا ہے جس کے ساتھ کوئی بھی جو سلوک چاہے روا رکھے۔ ہماری زندگی دوسروں کے پاس گروی ہو کر رہ جاتی ہے، بعض اوقات تو اپنی مرضی سے سانس لینا بھی دشوار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اینا پاؤل کہے چلی گئی تھی اور ارسل دم بخود اسے سنے جا رہا تھا۔ خدمت گار مشروب اور دیگر لوازمات ٹرالی میں سجائے حاضر ہوا تھا۔ اینا پاؤل نے توقف کیا۔
चंद लम्हों में इन दोनों की नशिस्तों के दरमियान मौजूद मेज मशरूबों लवाजमात से सज चुकी थी। एना पाउल ने हाथ उठाकर खिदमतगार को जाने का इशारा किया। वो मुअद्दबाना अंदाज में सर खम करता वहां से चला गया। एना पाउल के इशारे पर अरसल ने मशरूब का गिलास लबों से लगा लिया। 9 उम्री से ही मैं शोहरत के पीछे भाग रही थी। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मेरे लिए मेरा जिस्म, मेरी खूबसूरती, दिलकशी, ये सब कुछ असासा था जिसे इस्तेमाल करके मैं जिस हद तक आगे जा सकती थी गई। मगर अब कुछ सालों से मुझे एहसास होने लगा है कि मादा परस्ती के पीछे भागते भागते मेरा वजूद मट्टी होता चला जा रहा है, बिल्कुल बुरबुरी मट्टी। मैं खुद को हीरे जैसा बेशबहा कीमती समझती आ रही हूँ। वो दरअसल नजरों का फरेब है। वो गमज़दा से लहजे में अपने एहसासात को जुबान दे रही थी। ऐना, एहसासात हमारे अंदर यूं ही नहीं जागते। कोई वाकया, कोई हादसा जरूर रूनुमा होता है हमारी जिंदगियों में, जो हमें सर से पांव तक झंझोर डालता है। तब सोया हुआ ज़मीर किसी भूखे शेर की तरह जागता है और फिर नहीं बख्शता। सौ ज़िया का एक एक हिसाब काट डालता है। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था ऐना, जो दिल बदल गया? अरसल को एना पाउल के कहे गए एक एक जुमले में उसके लहजे में दर्द महसूस हो रहा था। उसने गुफ्तगू के आगाज में सही कहा था। ये मुलाकात पेशा वराना मुलाकात से हट कर थी। वो इंसानों के दरमियान अजनबियत की दीवार गिराती और इंसानियत को दवाम बख्शती मुलाकात थी। इसी वजह से अरसल ने तकल्लुफ की दीवार को भी गिराते हुए अपनायत से इस्तफसार किया। हाँ, वाकया तो हुआ था। बहुत छोटी सी बात थी अरसल, मगर मुझे अंदर तक झंझोड़ गई। ये छोटी बातें कभी कभी बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझा डालती हैं। मेरी जिंदगी की गुत्थी जो चंद साल कबल इस औरत ने यूं सुलझा डाली। ऐना ने लफ्ज यूं पर चुटकी बजाते हुए कहा था। अपनी बात कहकर वो हंस पड़ी थी। अरसल को महसूस हुआ कि वो खुद पर हंस रही हैं। क्या हुआ था ऐना, चंद साल कबल किस औरत ने गुत्थी सुलझाई? अरसल बेकरार सा पूछ रहा था और ऐना पाउल किसी ट्रांस में डूबती चली गई। चंद साल कबल मैं हिंदुस्तान गई थी। वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े हदायतकार ने मुझे एक फिल्म की पेशकश की थी। मैंने एक नए तजर्बे के तौर पर इस फिल्म में काम करने की हामी भर ली थी। इस फिल्म का क्रू, उसकी कास्ट, सब ही मुझसे बेहद मुतासिर थे। मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, वक्त गुजारना चाहते थे। इस मुल्क जिसके हवाले से मैं ज़्यादा मालूमात ना रखती थी, वहाँ के लोगों को अपना यूं दीवाना होना देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही थी। मेरा साथ इन लोगों के लिए बाइसे इफ्तिखार था। मैं बेहद खुश थी वहाँ। फिल्म की शूटिंग मुकम्मल होने के बाद मैं इन लोगों के हमरा एक मज़ार पर गई थी। किसी मज़ार पर जाने का ये पहला मौका था मेरा। अजीब समा था। एक खलकत मौजूद थी वहाँ। तरह तरह के रसूम थे जो वहाँ आने वाले अदा कर रहे थे। मेरे साथी भी इन रसूमात की अदायगी का हिस्सा बने रहे। वहाँ एक औरत मौजूद थी अरसल, जो दावा करती थी हाथ पढ़ने का, गैब का इल्म बताने का। मेरे साथियों ने उस औरत को अपना हाथ दिखाया। वो लोग उस औरत की बताई गई हर बात पर सर धुनते रहे, उसकी की गई पेशन गोइयों पर खुश होते। फिर वो लोग मुझे भी हाथ दिखलाने पर इसरार करने लगे। मैंने इन लोगों के जोर देने पर अपनी हथेली उस खस्ता हाल औरत के आगे रख दी। वो औरत बहुत देर तक मुझे अजीब सी नजरों से घूरती रही। फिर काफी देर तक मेरी हथेली पर ना जाने क्या टटोलती रही। मैंने सवालिया निगाहों से अपने दोस्तों को देखा। मेरी निगाहों का मफहूम जानकर वो लोग इस औरत को जल्द बताने के लिए इसरार करने लगे। तुम्हारी हाथों की लकीरें बहुत तारीख हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे तुम्हारी किस्मत तारीख है, वो औरत अजीब से अंदाज में कह रही थी। मैंने नासमझी से अपने साथियों की जानिब देखा। वो मुझे इस औरत की बातों का मफहूम समझाने लगे। इनमें से किसी एक ने उस औरत से कहा, कैसी बातें करती हो? ये हस्पानिया की मशहूर तरीन अदाकारा हैं। इनकी किस्मत पर तो हर कोई रश्क करता है और तुम उनका नसीब तारीख कह रही हो। जो मैं जानती हूँ वो तुम नहीं जानते। तुम लोग महज जाहिर तक रसाई रखते हो। मैं उसका बातन देख रही हूँ। इसकी रूह बीमार है, इसका दिल आलूदा है, इसका जिस्म भेड़िए नोच नोच कर खा रहे हैं और इसकी आंखें फरेब में मुब्तला हैं। उसने अपना वजूद भी रहन रखा हुआ है और इतनी बेबस और बेइख्तियार है कि ये खुद को इस गलाजत से ना दूर कर पाती है ना महफूज रख पाती है। वो औरत कहती चली जा रही थी। मेरे साथी उसकी एक एक बात का मफहूम मुझे समझाते जाते। मैं जिल्लत के शदीद एहसास से दो चार हुई थी। जिन लोगों की निगाहों में मैं आसमान का दरख्शा सितारा थी, अब उन्हीं
ही लोगों की नजरों में गिर कर रह गई थी। मैंने देखा था वो लोग चुपके चुपके हंस रहे थे। मगर इतनी तारीकी के बावजूद वो तुम पर करम करेगा। तुम्हारी जिंदगी का इख्तिताम पुरनूर होगा। मौत से पहले तुम अमन की राह पर चल पड़ोगी। यह वाहद भलाई होगी तुम्हारी अपनी जिंदगी में। इस औरत की बात खत्म हुई और मैं वहां से उठकर चली गई। मैंने पलटकर पीछे तक न देखा। वतन वापस लौट आई, मगर इस औरत की बातें किसी बदरूह की तरह मेरा पीछा करती रहीं। कुछ अरसे बाद शूटिंग के सिलसिले में मुझे गोरदुबा करतबा जाने का इत्तफाक हुआ। हमने जिस इलाके में कयाम किया वहाँ मोर्शों के खंडरात का एक वसी सिलसिला था। मैं शूटिंग से फारिग होकर फोटोग्राफी की गर्ज से इन खंडरात की जानिब निकल पड़ती थी। उस दिन भी मैं तस्वीर कशी में मसरूफ थी जब एक पुकार ने मुझे चौंका डाला। मैंने पलट कर देखा, वो मजार वाली औरत खंडर के करीब बैठी मेरी जानिब देख रही थी। मैं हैरान रह गई, वो यहाँ कैसे आ सकती है? मैंने करीब जाकर देखा, मैंने उसे छूकर यकीन किया, वो वहाँ मौजूद थी। जानती हो गडरिया अपने रेवर के पीछे कुत्ते क्यों छोड़ता है? वो मुझसे मेरी जुबान में मुखातिब थी। मैंने नफी में सर हिला दिया। उसका रेवर जब घास चरने की लालच हवस में अपनी राह से भटक कर गुमराह होता है तो अपने रेवर के पीछे खूनख्वार कुत्ते छोड़ देता है। वो कुत्ते रेवर के जानवरों को दौड़ाते हैं, भौंक भौंक कर खौफजदा करते हैं और वो जानवर हाँफता कांपता वापस चरवाहे के पास आ जाता है। वो औरत इतना कहकर खामोश हो गई। मैं वहीं उसके रूबरू बैठी उसे देखती चली गई। आज मुझे इस औरत से खौफ महसूस नहीं हो रहा था। उसकी बातें बुरी नहीं लग रही थी। मेरे यूं देखने पर वो औरत मुस्कुराई, फिर कहने लगी, परवरदिगार भी हमारे साथ यही मामला रखता है। हम जब उससे गाफिल होकर दुनियावी कारोबार में उलझ कर रह जाते हैं, हिरसो हवस में अपना अच्छा बुरा भूल जाते हैं, तब वो भी हमारे ताकू में दुश्मनों को लगा डालता है। वो दुश्मन अपनी अयारी मक्कारी चालबाजियों से थका थका कर परवरदिगार के आगे झुकने पर मजबूर कर डालता है। तुम्हारे पीछे तो परवरदिगार ने खूनख्वार भेड़िए छोड़ डाले, मगर तुम अभी भी गाफिल हो। तुम अगर गफलत से बेदार ना हुई तो वो भेड़िए तुम्हें भंबोड़ डालेंगे। वो औरत एक बार फिर से मुझे झंझोड़ने लगी और उसकी बातें सुनकर मेरी रूह कांपने लगी। तब ही मेरे क्रू का एक नौजवान मुझे पुकारता हुआ वहां आ पहुंचा। मैं उसे उस औरत से मिलवाना चाहती थी, मगर वो औरत वहां मौजूद ही ना थी। मैंने हैरानी के आलम में ये बातें सबको बताई, मगर किसी ने मेरी बात का यकीन ना किया। वो सब मुझे ज़हनी थकान का शिकार समझकर आराम का मशवरा देते रहे। एना पाउल कहते कहते थक चुकी थी। लम्हा भर तवक्कुफ के करके मशरूब लबों से लगाकर हलक को तर्क करने लगी। क्या फिर वो औरत तुम्हें नजर आई? अरसल को ये जरा सा तवक्कुफ भी बर्दाश्त ना हुआ। वो पूछे बिना ना रह सका। ऐना ने नफी में सर हिलाने पर इक्तफा किया। क्या तुम इन भेड़ियों को जान चुकी हो जो तुम्हें भंबोड़ डालने के द्वीप पे हैं? वो सवाल जो उसे कब से सता रहा था, बिला आखिर उसने पूछ ही डाला। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये मेरी जात का इंतहाई तारीख पहलू है अरसल, जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। माजी में मेरा ताल्लुक कुछ ऐसे लोगों से था जो बुराई की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। शोहरत, दौलत, कामयाबी के पीछे भागते भागते मैं कब इन दरिंदों के जुल्मों जबर की हिस्सादार बन गई, कभी जान ना सकी और परवाह भी ना की। मगर जब से इस औरत से मुलाकात हुई, मेरा चैन सुकून सब लुटता चला गया। उसके लहजे में अफसोस घुला हुआ था। ऐना, तुम कैसे हिस्सादार बनी इन जुराइम पेशा अफराद के गुनाहों की? अरसल उसकी हर बात को नजरअंदाज करता ये सवाल बेसब्री से पूछने लगा। वो ड्रग्स माफिया से ताल्लुक रखते थे। फिल्म इंडस्ट्री में इन लोगों का खास असर है। उनके ताल्लुकात बहुत से सेलिब्रिटीज से हैं। उन्होंने कुछ मखसूस गुलकारों को ड्रग्स का आदी बना डाला है। मंशियात का शिकार गुलकार गाने भी इसी तर्ज के बनाते और मुझ जैसी इज्जत और शोहरत की भूखी अदाकाराएं इन गानों की वीडियोस में शामिल होकर नई नस्ल को मंशियात की तरगीब दे रही होती हैं। इसी नौयत के कई जराइम में इन लोगों का साथ मैंने भी दिया है। वो शर्मिंदगी के सागर में गोता जन होते हुए बोल रही थी। क्यों दिया तुमने साथ? क्या हासिल होता था तुम्हें? है ना? अरसल पुर अफसोस लहजे में कह उठा।
وہ لوگ پرکشش معاوضے کے ساتھ عیاشی کا ہر سامان بھی مہیا کرتے تھے۔ وہ یا ہنستے ہوئے بولی۔ ارسل اس بار خاموش رہا۔ اینا پاؤل کی زندگی اور اس کی ذات حقیقتاً گناہوں کی دلدل میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صرف منشیات ہی نہیں ارسل، میں نے نسل پرستی کے حوالے سے فلمیں اور ویڈیوز میں کارکردگی دکھا کر بھی لوگوں میں انتشار پیدا کیا ہے، نفرتوں کی ہواؤں کو فضاؤں میں پھیلایا ہے۔ میرے گناہوں کی فہرست بے حد طویل ہے۔ اس کا لہجہ، اس کے الفاظ، حتیٰ کہ اس کی ذات بھی پچھتاوے کا شکار تھی۔ اینا، کوئی اتنا آلودہ ہو چکا ہو گناہوں سے تو کیا یہ ممکن ہے کہ مزار یا کھنڈر پر بیٹھی کسی عورت کے ڈراوے سے وہ راہ راست پر آ جائے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا اس بات پر۔ ارسل نے بلا جھجک اپنی بے یقینی اس کے سامنے رکھ ڈالی۔ یہ ممکن بالکل بھی نہیں ہے ارسل، یہ ممکن سٹیسی کی موت سے ہوا۔ سٹیسی کلارک، شاید تم واقف ہو اس ابھرتی ہوئی گلوکارہ کے فن سے۔ وہ میری بہترین سہیلی تھی اور میری طرح اس گروپ کی رکن بھی تھی۔ وہ منشیات کی بے حد عادی ہو چکی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اس کا علاج کروا کر منشیات سے چھٹکارا دلوا دیا، مگر منشیات کے تاجروں سے اس کی جان نہ بچ سکی۔ سٹیسی نے روبہ صحت ہوتے ہی ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر ڈالا تھا اور ان درندوں نے اسے بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ تب سے میرے دل و دماغ میں اس عورت کی باتوں نے ہلچل مچا رکھی ہے۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سے حقائق سامنے آنے کے بعد میں نے بھی ان درندوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کر ڈالا۔ تب سے وہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، مگر میں سٹیسی نہیں ارسل۔ میرے تعلقات، میری پہنچ اوپر تک ہے۔ یہ لوگ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی اب تک میرا بال بھی بیکار نہیں کر سکے۔ تم نے اپنی جان تو بچا لی ہے نا، مگر گناہوں کو دھونے کا کبھی نہ سوچا۔ ارسل ملامتی لہجے میں ٹوک گیا۔ اینا نے اسے مسکراتے ہوئے بغور دیکھا اور بولی، اس گینگ کے 2 ارکان اب تک گرفتار کروا چکی ہوں میں۔ ایسے ہی تو جان کے دشمن نہیں بنے وہ لوگ۔ اتنا کہہ کر اینا ہنس پڑی۔ ارسل کو اس پر پہلی مرتبہ اینا پاؤل سے خوف محسوس ہوا۔ تم نے یہ سب مجھ سے کیوں کہا اینا؟ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ ارسل اس کی نیلی آنکھوں میں براہ راست جھانکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ امن کی راہ اپنانا چاہتی ہوں۔ تمہارا ساتھ چاہیے مجھے ارسل، مگر اس طرح کسی کو کوئی خبر نہ ہو۔ آج میری رہائش گاہ پر تمہاری آمد پہلی اور آخری مرتبہ ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی کسی خطرے کا شکار ہو۔ اینا پاؤل فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو اینا؟ ارسل اس کی ہر بات کو نظر انداز کرتا اپنے سوال پر ہنوز قائم تھا۔ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں اور اس سلسلے میں مجھے تمہاری مدد درکار ہے، اینا پاؤل نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔